मैं मुकेश कुमार अपने इस YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर 11th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। बच्चों, मैं आपको केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं। मैं अपने इस लेक्चर में आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंगल। तो बच्चों, आप अपनी केमिस्ट्री कॉपी और पेन निकालें और मेरे साथ इसके नोट्स बनाना स्टार्ट करें। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी बच्चों इसको कहते हैं बंध ऊर्जा, बंध ऊर्जा। बच्चों जैसा कि इसका नाम है बंध ऊर्जा, तो इसके नाम से इस बात समझ में आती है कि ये बंध की ऊर्जा है, बॉन्ड की एनर्जी है। अब ये बॉन्ड की किस तरह की एनर्जी है इसको एक्सप्लेन करते हैं बच्चों, जब कोई बॉन्ड बनता है, जब कोई बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड के बनने में क्या होता है कि परमाणु आपस में मिलते हैं और परमाणुओं के आपस में मिलने से ऊर्जा रिलीज होती है, यानी कि ऊर्जा मुक्त होती है। और किसी बॉन्ड के बनने में जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वही ऊर्जा उस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। तो बच्चों ऐसे नॉर्मल स्टेट में तो परमाणुओं के बीच में कोई बॉन्ड बनता नहीं है। बॉन्ड बनने के लिए जो एटम्स हैं वो गैसियस स्टेट में होने चाहिए और फ्री होने चाहिए। यानी कि अगर दो एटम इस तरह के हैं जो गैसियस स्टेट में और फ्री हैं और एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो उनके बीच में बॉन्ड बनता है। और उनके बीच में जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी मुक्त होती है, रिलीज होती है। जितनी एनर्जी ये रिलीज होती है बॉन्ड के बनने में, यही एनर्जी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। इसे बच्चों राइट डाउन करते हैं। जब दो मुक्त गैसीय परमाणु आपस में मिलकर एक बंध बनाते हैं, जब दो मुक्त गैसीय परमाणु आपस में मिलकर एक बंध बनाते हैं तब जो ऊर्जा निर्मुक्त, निर्मुक्त मीन्स रिलीज निकलती है, तो जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे उस बंध की बंध ऊर्जा कहते हैं, उसे उस बंध की बंध ऊर्जा कहते हैं। तो ये तो बच्चों इसकी इनिशियल कॉन्सेप्ट हो गई कि जब दो मुक्त गैसीय परमाणु आपस में मिलेंगे तो उनके मिलने से बंध बनेगा और इस बंध के बनने से जो ऊर्जा निकलेगी वही ऊर्जा उस बंध की बंध ऊर्जा होगी। अब इसको बच्चों दूसरी तरह से भी डिफाइन करते हैं। देखिए, दो परमाणुओं के मध्य में जो बंध बनता है, अगर उस बंध को, जैसे सपोज करें कि यहाँ पर दो एटम हमारे पास ए और बी है और ये दोनों एटम गैसियस स्टेट में है, इनके मिलने से, इन दोनों के मिलने से, ए और बी के मिलने से आपस में इनके बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है। तो जब ये दोनों एटम गैसियस स्टेट में एक दूसरे से मिले और इनके मिलने से दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना, तो इस बॉन्ड के बनने में बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई। जो एनर्जी रिलीज हुई वो इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है। अब दूसरा तरीका ये भी है कि इस बॉन्ड को ब्रेक किया जाए, इस बॉन्ड को ब्रेक किया जाए। बच्चों, जब बॉन्ड को तोड़ा जाता है तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ही ऊर्जा की जरूरत होती है जितनी ऊर्जा उस बॉन्ड के बनने में निकली है, यानी कि रिलीज हुई है। तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, दो परमाणुओं के मध्य बने बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को, या जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है दो परमाणुओं के बीच में बने बंध को तोड़ने के लिए, उस ऊर्जा की मात्रा को भी उस बंध की बंध ऊर्जा कहते हैं। यानी कि हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जब दो परमाणुओं के बीच में बॉन्ड बन जाता है और उस बॉन्ड को तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए हमें उतनी ही ऊर्जा चाहिए जितनी ऊर्जा उस बॉन्ड को बनने में निकली थी।
तो कहने का मतलब है कि किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को भी उस बंध की बंध ऊर्जा कहते हैं। यानी कि दो परमाणुओं के मध्य बने रासायनिक बंध को तोड़ने के लिए दो परमाणुओं के मध्य बने रासायनिक बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा उस बंध की बंध ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों इसको इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि दो परमाणुओं के मध्य बने रासायनिक बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को उस बंध की बंध ऊर्जा कहते हैं। तो इसकी ये दोनों ही डेफिनेशन यूज की जाती है, चाहे तो इस तरह से डिफाइन करें या इस तरह से डिफाइन करें। बच्चों अब बॉन्ड एनर्जी की यूनिट देखते हैं। यूनिट क्या है, इसका मात्रक क्या है, मात्रक यूनिट। बच्चों बॉन्ड एनर्जी जो है इसको किलो जूल प्रति मोल या किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल में एक्सप्रेस किया जाता है, इसको व्यक्त किया जाता है। यानी कि बॉन्ड एनर्जी की जो यूनिट है वो है किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल। इसको किलो जूल पर मोल में भी लिखते हैं और किलो कैलोरी पर मोल में भी लिखा जाता है। अब बच्चों हम वो फैक्टर देखते हैं जिन फैक्टर्स पर बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है। बंध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, जिन जिन कारकों पर बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है, फैक्टर्स। वो फैक्टर्स क्या हैं बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है बंधों की संख्या, बंधों की संख्या पर कि परमाणुओं के बीच में बंध कितने हैं। दूसरी बात विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर, परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर क्या है, इस बात पर भी बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है। तीसरी बात एस लक्षण की प्रतिशतता पर, एस लक्षण की प्रतिशतता पर। फोर्थ फैक्टर अनुनाद पर। तो ये 4 फैक्टर हैं जिस पर बॉन्ड एनर्जी मोस्टली डिपेंड करती है, मुख्यतः डिपेंड करती है। कौन कौन है बच्चों? बंधों की संख्या पर, विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर पर, एस लक्षण की प्रतिशतता पर और अनुनाद पर। अब इनको बच्चों एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बच्चों दो परमाणुओं के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो उस बॉन्ड की एनर्जी कितनी होगी, ये उन परमाणुओं के बीच में कितने बॉन्ड हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या हैं, इनके नंबर पर भी डिपेंड करती है बॉन्ड एनर्जी। बच्चों पहले इसे नोट करो फिर इसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट फैक्टर मैंने बताया बंधों की संख्या पर। तो बच्चों बॉन्ड एनर्जी बंधों की संख्या के सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। यानी कि एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं इस पर बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। इसको इस तरह से हम समझ लेते हैं, जैसे अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, या
डबल बॉन्ड है, या ये भी हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो बच्चों जब कार्बन कार्बन उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी निकल कर आती है 345.6 किलो जूल पर मोल, 345.6 किलो जूल पर मोल। और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी निकल के आती है वो आती है 602 किलो जूल पर मोल। और वहीं जब ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी हो जाती है 835.1 किलो जूल पर मोल। तो आपने बच्चों देखा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। अब दूसरे फैक्टर पर आते हैं जो मैंने यहाँ बताया, परमाणुओं की जो विद्युत ऋणात्मकता है उनके अंतर पर भी ये डिपेंड करती है। यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस, किसमें डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर कैसा है, कितना है, यानी कि परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ती है। इसको एक कॉमन एग्जांपल से समझते हैं। हमने ले लिया हाइड्रोजन फ्लोराइड, दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया हाइड्रोजन क्लोराइड, तीसरा मॉलिक्यूल ले लिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड और चौथा मॉलिक्यूल ले लिया हाइड्रोजन आयोडाइड। बहुत मॉलिक्यूल का इस तरह ये एग्जांपल बहुत ज्यादा कॉमन है। अब इसमें आप देखिए, इसमें फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड है, जिसमें फर्स्ट एटम हाइड्रोजन है, सेकंड एटम फ्लोरीन है, यानी कि हैलोजन है। इसी तरह से सेकंड जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसमें फर्स्ट एटम हाइड्रोजन है, सेकंड एटम क्लोरीन है, यानी कि हैलोजन है। इट मींस ये चारों मॉलिक्यूल्स में फर्स्ट एटम हाइड्रोजन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांस्टेंट है, सेकंड एटम इसमें हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऊपर से नीचे जाने पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। तो आप यहाँ समझ रहे होंगे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की और सबसे कम आयोडीन की है। तो इट मींस परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा आएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड में, इससे कम हाइड्रोजन क्लोराइड में और सबसे कम हाइड्रोजन आयोडाइड में। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच बने बॉन्ड की होगी, इसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड के बीच, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच बने बॉन्ड की होगी, इसके बाद हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच बने बॉन्ड की होगी और सबसे कम बॉन्ड एनर्जी होगी हाइड्रोजन और आयोडीन के बने, हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच बने बॉन्ड की। अब अगला फैक्टर देखते हैं एस लक्षण की प्रसक्ता पर, एस लक्षण की प्रसक्ता पर। अब यहाँ बच्चों जो फैक्ट है वो ये है कि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, यानी कि जैसे जैसे एक्स कैरेक्टर का परसेंटेज बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। अब इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है। जैसे मैंने यहाँ पर ले रखा है, एक बॉन्ड ले लिया सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड यहाँ है तो बच्चों इधर इस साइड में दो हाइड्रोजन, दो नहीं बल्कि 3 हाइड्रोजन यहाँ अटैच होंगे और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। एक दूसरा बॉन्ड ले लिया हमने कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, इसमें भी एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा। बच्चों मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था जब कोई एक सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों? सिग्मा बॉन्ड होता है। तो एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, इसी तरह से एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ। डबल बॉन्ड में बताया था कि जब डबल बॉन्ड होता है तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। तो एक सिग्मा एक पाई, और ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। मैंने आपको बताया था कि संकरण जो होता है, संकरण मोस्टली हमने पिछले अपने लेक्चर में बताया था कि मोस्टली 3 टाइप का ज्यादा यूज होता है, sp, sp2, sp3। यहाँ अभी हम बताने वाले हैं कि संकरण जो है आपका हाइब्रिडाइजेशन है वो मोस्टली 6 टाइप का होता है।
लेकिन अभी हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये 3 टाइप एक्सप्लेन कर रहे हैं, sp sp2 और sp3। बच्चों किसी परमाणु पर sp संकरण तब होता है जब उसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड हो। किसी परमाणु पर sp2 संकरण तब होता है जब उसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड हो, और किसी परमाणु पर sp3 संकरण तब होता है जब उसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस कार्बन एटम को देखिए, इसके पास सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड। इट मींस इस पर जो संकरण होगा वो किस तरह का होगा, sp3। इसको देखिए 1 2 3 4, इस पर भी कैसा संकरण होगा, sp3। इन दोनों कार्बन को देखिए, इसको देखिए 1 2 3, इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि इसका जो संकरण है वो sp2 है। यहाँ देखिए 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड, कौन सा संकरण होगा, sp2। अब परसेंटेज ऑफ s करेक्टर अगर इनका निकालें तो परसेंटेज ऑफ s करेक्टर निकालने के लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि s ऑर्बिटल यहाँ कितने हैं। बच्चों sp3 संकरण में एक s ऑर्बिटल है और टोटल ऑर्बिटल 3 1 4, 3 p ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल है, और मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 100 से। तो परसेंटेज ऑफ s करेक्टर आएगा 25, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ परसेंटेज ऑफ s करेक्टर निकालेंगे तो s ऑर्बिटल 1 है और टोटल ऑर्बिटल 2 और 1 3। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से तो आएगा 33.33। तो आप देख रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ s करेक्टर जो है वो डबल बॉन्ड में ज्यादा है, सिंगल बॉन्ड में कम है। तो इसी वजह से कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है उससे अधिक होती है, जो कि यहाँ आपने देखी थी कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड की है, उससे कम डबल बॉन्ड की है और सबसे कम सिंगल बॉन्ड की है। तो बच्चों ये था परसेंटेज ऑफ s करेक्टर। अब इसमें फोर्थ फैक्टर जो है रिजोनेंस, अनुनाद, रिजोनेंस अनुनाद। बच्चों जब किसी मॉलिक्यूल में, किसी अणु में अनुनाद बढ़ता है, अनुनाद बढ़ता है तो अणु की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है, यानी कि अनुनाद बढ़ने पर, अनुनाद बढ़ने पर स्थायित्व बढ़ता है। क्या बढ़ता है बच्चों, स्थायित्व, स्टेबिलिटी बढ़ती है, और स्टेबिलिटी बढ़ने पर बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ती है। तो ये रिलेशन है, अगर अनुनाद बढ़ेगा तो अणु का स्थायित्व बढ़ेगा, और जब स्थायित्व अणु का बढ़ेगा यानी कि स्टेबिलिटी जब बढ़ेगी तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगी। तो ठीक है बच्चों, इसे नोट करें। तो बच्चों आप बंध का थर्ड प्राचल पढ़ेंगे, प्राचल नंबर 3, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल बंध कोण। बंध कोण प्राचल नंबर 3। बच्चों बंध कोण क्या है, बंध कोण किसी भी अणु में बंधित परमाणु कक्षकों को अलग करने वाली रेखाओं के बीच में बना कोण है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि किसी अणु में बंधित परमाणु कक्षकों को पृथक करने वाली रेखाओं के मध्य में जो कोण बनता है उसे बंध कोण कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। किसी अणु में बंधित परमाणु कक्षकों, बंधित परमाणु कक्षकों को पृथक करने वाली, किसी अणु में बंधित परमाणु कक्षकों को पृथक करने वाली रेखाओं के मध्य बना कोण बंध कोण कहलाता है। बंध कोण कहलाता है। तो बच्चों
किसी भी अणु में बंधित परमाणु कक्षकों को पृथक करने वाली रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है वो बंध कोण कहलाता है। अब बच्चों बंध कोण को किस में लिखते हैं, इसकी यूनिट क्या है, इसका मात्रक क्या है बच्चों। बंध कोण को डिग्री, मिनट और सेकंड में लिखते हैं। डिग्री के लिए आप जानते हो छोटा सा जीरो बना देते हैं दाईं तरफ, डिग्री, मिनट, मिनट के लिए एक तिरछी लाइन, व सेकंड के लिए दाईं तरफ ठीक ऊपर दो तिरछी लाइनें बनाते हैं। बंध कोण की यूनिट डिग्री, मिनट व सेकंड होती है। डिग्री, मिनट व सेकंड होती है। बच्चों इनमें रिलेशन क्या है, 1 डिग्री जो होता है वो 1 डिग्री में 90 मिनट होते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू 90 मिनट। और 1 मिनट जो होता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 डिग्री में 90 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब बच्चों बंध कोण किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है इसको समझते हैं। बंध कोण को प्रभावित करने वाले कारक, वो कारक जिस पर बंध कोण डिपेंड करता है। फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर बंध कोण डिपेंड करता है। बच्चों बंध कोण डिपेंड करता है संकरण पर, हाइब्रिडाइजेशन पर, संकरण पर डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर है इसका एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या पर। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं बच्चों जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं वो लोन पेयर बनाते हैं, जिसको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉनों का ऐसा जोड़ा जिसने बंध बनाने में भाग नहीं लिया। तीसरा फैक्टर है इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। बच्चों ये 3 फैक्टर हैं जिन फैक्टर्स पर मोस्टली बंध कोण डिपेंड करता है। संकरण पर कि केंद्रीय परमाणु के ऊपर किस तरह का संकरण है, इस पर बंध कोण डिपेंड करता है। केंद्रीय परमाणु के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं, इस पर बंध कोण डिपेंड करता है। और विद्युत ऋणात्मकता किस तरह की है केंद्रीय परमाणु की, इस पर भी बंध कोण डिपेंड करता है। अब बच्चों इसको एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों संकरण जो होता है, पहले इसका फर्स्ट फैक्टर एक्सप्लेन करते हैं। संकरण, केंद्रीय परमाणु पर संकरण को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, जिस फार्मूले से हम इजीली केंद्रीय परमाणु के ऊपर किस तरह का संकरण है हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों फार्मूला है, एक नंबर x चूज कर लेते हैं। x इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट v प्लस एस ए माइनस ई। अब यहाँ पर मैंने जो सिंबल यूज किए हैं इन सिंबल की मीनिंग समझ लेते हैं। v x यहाँ पर कोई भी नंबर है, v क्या है केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित, केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एस ए है बच्चों, केंद्रीय
परमाणु से जुड़े, केंद्रीय परमाणु से जुड़े अन्य परमाणुओं की संख्या, केंद्रीय परमाणु से जुड़े अन्य परमाणुओं की संख्या। अब इसमें बच्चों जो ध्यान देने वाली बात है वो ऑक्सीजन को काउंट नहीं करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़कर, ऑक्सीजन को छोड़कर, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे। ई है, ई बच्चों यहां पर है आवेश, चार्ज, ई चार्ज है। अब जैसे जैसे x की वैल्यू आएगी वैसे वैसे संकरण बदलेगा। x की वैल्यू जिस तरह की होगी संकरण उसके अनुसार ही होगा केंद्रीय परमाणु पर। हम यहां देख लेते हैं बच्चों, x के मान और संकरण। बच्चों x का मान 2 हो सकता है, x का मान 3 हो सकता है, x का मान 4 हो सकता है, x का मान 5 हो सकता है, x का मान 6 हो सकता है और x का मान 7 हो सकता है। जब x का मान 2 आएगा तो संकरण sp होगा, जब x का मान 3 आएगा तो संकरण sp2 टाइप का होगा, जब x का मान 4 आएगा तो संकरण sp3 टाइप का होगा, जब 5 आएगा तो संकरण होगा sp3d टाइप का, जब 6 आएगा तो संकरण होगा sp3d2 टाइप का और जब 7 होगा तो संकरण होगा sp3d3 टाइप का। बच्चों मोस्टली ये 6 टाइप का संकरण होता है जिसको आसानी से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब जिस तरह का संकरण होगा उसी तरह का बॉन्ड एंगल होगा। बच्चों इसे पहले नोट करें। ठीक है बच्चों, नोट किया। अब देखते हैं बच्चों संकरण और दूसरी तरफ बॉन्ड एंगल, बंद कोण। संकरण मैंने आपको बताया sp टाइप का होता है, sp2 टाइप का हो सकता है, sp3 टाइप का हो सकता है, sp3d टाइप का हो सकता है, sp3d2 टाइप का हो सकता है और sp3d3 टाइप का हो सकता है। जब sp टाइप का संकरण होगा तो बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री, जब sp2 टाइप का होगा तो बॉन्ड एंगल बच्चों होता है 120 डिग्री, sp3 टाइप का होगा तो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। sp3d टाइप का संकरण होने पर बॉन्ड एंगल 2 हो जाते हैं, एक हो जाता है 90 डिग्री और दूसरा हो जाता है 120 डिग्री। sp3d2 टाइप का संकरण होने पर बॉन्ड एंगल हो जाता है 90 डिग्री, sp3d3 टाइप का होने पर दो बॉन्ड एंगल हो जाते हैं 90 डिग्री और 72 डिग्री। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आप बता पाएंगे कि बॉन्ड एंगल कितना है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज करो मैंने ले लिया CH4 मॉलिक्यूल ले लिया, तो बच्चों CH4 मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक कार्बन होता है उससे 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। अब अगर हम अपने फार्मूले का यूज करें तो हम यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x इक्वल टू मैंने बताया था 1/2 इन ब्रैकेट केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ केंद्रीय परमाणु कार्बन है जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4। इट मींस इसके संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद मैंने कहा था प्लस केंद्रीय परमाणु से जुड़े अन्य परमाणुओं की संख्या ऑक्सीजन को छोड़कर। तो बच्चों यहाँ ऑक्सीजन नहीं, यहाँ हाइड्रोजन है। कितने हैं? 1 2 3 4 है 4। फिर बताया था माइनस आवेश, यहाँ कोई चार्ज नहीं है तो आवेश में 0 आ जाएगा।
तो बच्चों यहाँ आया 1/2 इंटू 8 इक्वल टू 4। इट मीन्स यहाँ x की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 4 होने पर संकर किस टाइप का होता है? sp3। तो बच्चों यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो संकरण होगा केंद्रीय परमाणु पर, वो sp3 टाइप का होगा। और sp3 टाइप का होने पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट। यानी कि यहाँ पर मीथेन में CH4 में आपका बॉन्ड एंगल आएगा 109 डिग्री 28 मिनट। तो बच्चों ये वो फैक्टर था जिस फैक्टर मैंने आपको बताया कि संकरण पर बॉन्ड एंगल किस तरह से रिलेट करता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बच्चों इसे नोट कर। अब आते हैं बच्चों दूसरे फैक्टर पर, जो है लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ लोन पेयर। तो बच्चों जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल, ये रेसिप्रोकल होता है नंबर ऑफ LP। यानी कि लोन पेयर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉन्ड एंगल घटेगा। इसको इस तरह से हम समझते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ NH3 मॉलिक्यूल और एग्जाम्पल ले रहा हूँ H2O मॉलिक्यूल। बच्चों जो NH3 मॉलिक्यूल होता है उसमें आप देखते हैं कि एक नाइट्रोजन परमाणु से 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। बच्चों जो H2O मॉलिक्यूल होता है उसमें एक ऑक्सीजन परमाणु से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 7 और इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर बॉन्ड बनाने में नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, तो नाइट्रोजन के पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं जिन इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो ये बनाएंगे एक लोन पेयर। इसी तरह से ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,6। इसके बाद उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल बनने में ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते हैं बॉन्ड बनने में। इसके पास अभी 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर बनाते हैं, एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर ये। तो बच्चों NH3 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ लोन पेयर 1 है और H2O मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ लोन पेयर 2 है। H2O मॉलिक्यूल में लोन पेयर है 2 और NH3 मॉलिक्यूल में है लोन पेयर 1। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग H2O मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड एंगल है वो कम आएगा और NH3 मॉलिक्यूल में ज्यादा आएगा। किस तरह से बच्चों आता है, देखिए NH3 को पहले देखें, H यहाँ जो बॉन्ड लोन पेयर है वो इस ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है। ये लोन पेयर क्या करेगा, ये जो बॉन्डेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जिनसे NH बॉन्ड बन रहा है, उसको ये प्रतिकर्षित करेगा। ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, जिससे ये बॉन्ड एंगल है ये घट जाएगा और ये बच्चों घटकर रह जाता है 106 डिग्री 45 मिनट। इसी तरह से वाटर के मॉलिक्यूल में देखिए बच्चों क्या होता है, एक ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं। ये पहला लोन पेयर और इस तरह से एक ये लोन पेयर यहाँ होता है। इस तरह की ऑर्बिटल्स जिन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया है उनमें एक एक लोन पेयर है। तो ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, जिससे ये दोनों एक दूसरे से दूर हटेंगे और ये वाली बॉन्डेड ऑर्बिटल्स को भी ये रिपेल करेंगे दोनों। तो इस वजह से इनके बीच की जो गैपिंग है वो घटेगी और घटेगी, जिस वजह से बॉन्ड एंगल घटता है, घट के रह जाता है 104.5 डिग्री। वैसे अगर बच्चों देखा जाए, अगर आप इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो दोनों में केंद्रीय परमाणु के ऊपर sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है। इसको आप फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालें तो x = 1/2 संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इट मींस 5
और नाइट्रोजन से जुड़े अन्य परमाणुओं की संख्या 3 माइनस 0, चूंकि कोई चार्ज नहीं है तो x की वैल्यू यहाँ 4 आती है। किसमें? NH3 में। इट मींस यहाँ sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। इसी तरह से वाटर के मॉलिक्यूल में जब x की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ आप देखते हैं कि केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है, उसके बाद उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। इट मींस 6 प्लस केंद्रीय परमाणु से जुड़े अन्य परमाणुओं की संख्या, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो +2 माइनस 0, चूंकि कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर भी x की वैल्यू 4 आती है। इट मींस यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 टाइप का है। तो sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इन दोनों में बॉन्ड एंगल आना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, बट 109 डिग्री 28 मिनट नहीं आ रहा है क्योंकि दोनों में केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर है। तो इट मींस लोन पेयर होने पर बॉन्ड एंगल घटता है। किस तरह से घटता है? जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता चला जाएगा। बच्चों इसे नोट करें। अब आते हैं बच्चों थर्ड फैक्टर पर। थर्ड फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता जिस तरह से चेंज होती है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी चेंज होता है। मैंने बताया था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। तो बच्चों बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी EN के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इट मींस जैसे जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम लेते हैं H2O को और लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड को। ये दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे आपको दिख रहे हैं। H2O में केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है, H2S में केंद्रीय परमाणु सल्फर है। इसमें बॉन्ड एंगल कितना आता है इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। H2O हम इस तरह से बनाते हैं। H2O ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और H2S में क्या है? सल्फर से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो दोनों में बॉन्ड एंगल एक जैसा आना चाहिए था क्योंकि दोनों के पास 2-2 लोन पेयर हैं। सल्फर के पास भी और ऑक्सीजन के पास भी, दोनों के पास 2-2 लोन पेयर हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके एक एक इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लिया है तो बचे हैं 4 इलेक्ट्रॉन और उन 4 इलेक्ट्रॉनों ने 2 लोन पेयर बनाए हुए हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन और सल्फर में, आप जानते हो कि ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं और किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो क्रमशः घटती है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी सल्फर की और ज्यादा होगी ऑक्सीजन की। इस वजह से जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो यहाँ बॉन्ड एंगल ज्यादा किसका है? HOH। इसमें बॉन्ड एंगल बच्चों आता है 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल आता है HSH, ये बॉन्ड एंगल आता है बच्चों 92.5 डिग्री, 92.5। तो आपने देखा कि बॉन्ड जैसे जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। तो बच्चों इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारा लेक्चर देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे उनको केमिस्ट्री के वीडियो रेगुलर वे में मिलना स्टार्ट हो जाए। थैंक यू।